बच्चों स्वागत है फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 3 और अध्याय का नाम है धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसके पहले आपने धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है इसके बारे में जाना है। जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा को कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसके बारे में जाना है। एक आवेशित चालक जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाला लॉरेंज का बल क्या होता है इसके बारे में जान लिया है। हमने साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी तीव्रता कितनी होती है। हम माना कि किसी चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती हैं और उसके कारण से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। तो इसके लिए बायो सेवर्ट ने एक नियम दिया जिसे हम बायो सेवर्ट के नियम के नाम से जानते हैं। ये नियम कहता है कि किसी अल्पांश में बहने वाली धारा के कारण से उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र। अब आप इस चित्र को पहले समझ लेते हैं ताकि फिर आगे बात करेंगे। माना कि एक यह लंबा तार है, हो सकता है ऊपर भी हो और नीचे भी हो। हमने इस तार पर एक अल्पांश लिया, एक छोटा सा हिस्सा लिया जिसका नाम दिया है ए और बी। इस अल्पांश की लंबाई है dl और इस चालक में बहने वाली धारा का मान है I। हम इस अल्पांश के कारण से इस तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं और एक बिंदु P लेते हैं जिस पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो P एक बिंदु है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है और इस अल्पांश से P की दूरी स्मॉल r है। ये अल्पांश मिलाने वाली रेखा, इसके बीच बनने वाला कोण थीटा है। तो ये हमने इस चित्र की व्याख्या कर ली है और अब हम बायो सेवर्ट के नियम पर बात करते हैं। तो माना कि इस अल्पांश के कारण से बिंदु P पर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र dB है। तो बायो सेवर्ट के नियम का पहला अभिग्रहित जो है वो ये कहता है कि इस अल्पांश के कारण से बिंदु P पर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश में बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होगा अल्पांश में बहने वाली धारा I। यदि धारा को हम I से प्रकट कर रहे हैं, स्मॉल I से प्रकट कर रहे हैं तो स्मॉल I के समानुपाती होगा। नेक्स्ट दूसरी बात उन्होंने कही, दूसरा अभिग्रहित है उनका कि अल्पांश के कारण से उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होगा। अर्थात ये जो अल्पांश है जिसकी लंबाई हमने dl ली है इस dl के समानुपाती होगा। तो हमने दूसरी बात लिख दी कि dB समानुपाती होगा dl के, अर्थात धारा का मान ज़्यादा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा। अल्पांश की लंबाई ज़्यादा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी ज़्यादा होगा। तीसरी बात आती है इस कोण से संबंधित कि अल्पांश को बिंदु से मिलाने वाली रेखा के मध्य बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती होगा। ज्या का मतलब होता है साइन। तो यदि बनने वाला कोण थीटा है तो हम लिख सकते हैं कि dB समानुपाती होगा साइन थीटा के। थीटा का मान 90 होगा तो साइन थीटा का मान अधिकतम होगा। अर्थात जब बिंदु अल्पांश के बिल्कुल सामने की ओर होगा तो चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होगा। जैसे जैसे कोण का मान 90 से कम होता जाएगा वैसे वैसे dB का मान कम होगा। जब ये बिंदु बिल्कुल तार के अनुदिश हो जाएगा तो उस स्थिति में dB का मान 0 होगा। तो dB समानुपाती साइन थीटा। और चौथी बात हम करते हैं कि ये जो dB है ये समानुपाती होगा 1/r वर्ग के, या फिर ये कह सकते हैं कि इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। 1/, का संबंध है तो इसे हम व्युत्क्रमानुपाती भी कहते हैं। तो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र दूरी पर इस प्रकार से निर्भर करेगा। यदि दूरी का मान ज़्यादा है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा। अर्थात बिंदु जितना अल्पांश के नज़दीक होगा चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा और बिंदु जितना अल्पांश से दूर होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही कम होगा। अब हम इन चारों बातों को मिला लेते हैं। ये चारों बातें जो है बायो सेवर्ट के अभिग्रहित कहलाती हैं और चारों बातों को मिलाने पर हमें जो संबंध मिलता है वो इस प्रकार से होता है dB समानुपाती I dl साइन थीटा बटे आर वर्ग।
ये संबंध आया इन चारों बातों को सम्मिलित रूप में। समानुपाती नियतांक लगाएंगे तो dB बराबर समानुपाती नियतांक हो जाएगा μ0/4 I dl sin थीटा बटे r वर्ग। यदि तार के चारों ओर वायु या निर्वात है तो उस स्थिति के अंदर हम μ0/4 समानुपाती नियतांक के रूप में लेंगे। ये जो μ0 है इसको वायु या निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। अर्थात ये माध्यम पर निर्भर करता है, अगर अन्य माध्यम होगा तो इस dB का मान अलग होगा। आप लोगों की सुविधा के लिए μ0/4 जो है इस नियतांक का मान होता है 10⁻⁻7 SI मात्रक में। यदि हम SI पद्धति के अंदर बात करेंगे तो μ0/4 का मान 10⁻⁷ रखा जाएगा। तो ये हमारा बायो-सेवर्ट का नियम कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण नियम है। जैसे स्थिर वैद्युत के अंदर हमारा कूलाम का नियम हुआ करता है, उसी प्रकार से यदि हम चुंबकीय प्रभाव की बात करेंगे तो उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र इस नियम की सहायता से ज्ञात किया जाता है। तो आज हम इतनी ही बात करते हैं, आगे नेक्स्ट टाइम में आज हम बात करने वाले हैं एम्पियर के परिपथीय नियम पर। एम्पियर का परिपथीय नियम। सबसे पहले बात करते हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या काम आता है। तो जैसा कि बायो-सेवर्ट का नियम हमने देखा, बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से किसी अल्पांश के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। आपको याद होगा बायो-सेवर्ट का नियम ये है dB बराबर μ0/4 I dl sin थीटा बटे r वर्ग। तो ये किसी अल्पांश के कारण से उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है। इसकी सहायता से हमने ऋजु रेखीय चालक के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को निकाला है। हमने किसी वृत्ताकार कुंडली के कारण से उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को भी निकाल लिया है। परंतु यदि हमें कुछ जटिल युक्ति के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना हो, जैसे परिनलिका ले लें, टोरॉइड ले लें, तो टोरॉइडल के कारण से या परिनलिका के कारण से जब हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से ज्ञात करते हैं तो हमें काफ़ी जटिलता आती है, काफ़ी गणितीय हल करना पड़ते हैं, उसके पश्चात हम रिजल्ट पर पहुंचते हैं। तो बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से हम आसान सरल परिपथ के कारण से उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं को आसानी से निकाल लेते हैं। एम्पियर ने एक नियम दिया और उसकी सहायता से हम जटिल परिपथ के कारण से उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर का जो परिपथीय नियम है, सर्किटल लॉ है, इसका उपयोग होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने में। अब ये नियम क्या है, इसे आइए हम समझ लेते हैं। तो कल्पना कीजिए कि एक चालक तार है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये एक चालक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहता है कि अंगूठा यदि विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे तो उंगलियां जिस दिशा में फोल्ड होती हैं वो चुंबकीय बल रेखाओं को व्यक्त करेंगी। तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं होगी, वो इस प्रकार से इस चालक के चारों ओर स्थित होंगी। तो ये चुंबकीय बल रेखा को व्यक्त करेगी। अब यदि हमें इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता माना कि B है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि हम यहां पर एक अल्पांश ले लें AB
जिसकी लंबाई ले लेते हैं dl, माना कि dl लंबाई का एक AB अल्पांश है और इस अल्पांश से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान B है। तो यदि हम इस B को dl के साथ में अदिश गुणन कर दें तो क्या होगा, B डॉट dl, ये प्राप्त होगा। और एम्पियर का नियम कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये रेखीय समाकलन कहलाता है। dl के रिस्पेक्ट में जब हम चुंबकीय क्षेत्र को समाकलित करते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कहलाता है। तो किसी बंद लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस लूप से बहने वाली धारा के μ0 गुना होता है। यदि लूप से बहने वाली धारा का मान I है तो इस I का μ0 गुना होगा। ये जो μ0 है ये वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है। चुंबकशीलता कहलाती है। तो ये एम्पियर का परिपथीय नियम है, इसका ये उपयोग है। इतना ही, धन्यवाद।